नाम को छोड़ के बाकी तो पूछ। हाँ भैया, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? चलो, डिस्कशन में दो ग्राफ ही थे अपने ना, बना के लाए। चलो, तो एक तो हमें बनाना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ई की पावर एक्स का। तो जैसे मान लीजिए ये ग्राफ बना लिया मैंने ई की पावर एक्स का। फिर हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाएंगे। जैसे ये 0 है, एक लाइन 1 पे बनाई, एक लाइन 2 पे बनाई, एक लाइन 3 पे बनाई, और भी बना सकते हैं, 1 2 3 पे बनाई। ये तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे कट कर रहा है तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ बना दी, ये यहाँ पे कट कर रहा है तो एक वर्टिकल लाइन यहाँ बना दी। ऑलरेडी यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है ही सही। तो अब अगर मुझे ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर e की पावर x का, तो वो क्या बन जाएगा कि जो 0 से 1 के बीच में है, ये 1, ये 2, ये 3, तो 0 से 1 के बीच में है वो तो कितना हो जाएगा? 0। ये वाला तो यहाँ पे डार्क कर देते हैं, ओपन बना देंगे। जो 1 से 2 के बीच में है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना कर देगा? 1। और जो 2 से 3 के बीच में है उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना कर देगा? 2। इसको चाहे तो इस तरह की स्टेप इस ग्राफ में बन जाएगी। कुछ वैल्यू अगर लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ln2 हो जाएगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ln3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि भाई e की पावर x अगर 2 है तो x कितना होगा? ln2। भाई यहाँ पे e की पावर x किसके बराबर है? 2, तो x कितना हो जाएगा? ln2। और अगर यही ग्राफ में y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट x का बनाना चाहूँ तो भी तरीका फिर वही होगा। पहले किसका ग्राफ बना लेता हूँ? e की पावर x का। पहले किसका ग्राफ बना लेते हैं? e की पावर x का। वही हॉरिजॉन्टल लाइनें बनानी है, वर्टिकल लाइनें बनानी है। ये 0 पे, ये थोड़ा ऊपर 1 पे, जहां जहां पे भी इंटीजर पॉइंट है वहां वहां पे बनाते जाएंगे। 0 1 2 3, ये वर्टिकल, ये यहाँ पे कट कर रहा है तो ये वर्टिकल। अब इसमें क्या होगा कि जितना भी ग्राफ है वो 0 to 1 पे शिफ्ट होगा। तो देखो ये ग्राफ तो ऑलरेडी 0 to 1 पे है, तो इसको तो यहीं से डार्क कर दिया, क्योंकि ये तो 0 to 1 के बीच में है ही सही। ये किसके बीच में है? 0 to 1 के बीच में है। अब लेकिन जो 1 से 2 के बीच में है ये यहाँ पे शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा? 0 to 1। शेप वैसा का वैसा ही रहेगा। ये 1 से 2 वाला शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा? 0 to 1। जो इधर 2 से 3 है वो भी शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा? 0 to 1। तो इस तरह आगे भी हो जाएगा, है ना सारे में। तो ये सारा शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा? 0 to 1। ये किसका ग्राफ बनेगा? फ्रैक्शनल पार्ट e की पावर x का। अब इसका बनाने की कोशिश करो। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x और y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट sin x, इसका बनाओ। x कहीं से भी दे देता हूं मैं, मान लीजिए -π से 2π। x -2π -π से 2π है, एक बनाना है y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x और एक y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट sin x। e की पावर x वाला क्लियर है सबको? जो यहाँ बैठे हैं वो और जो घर बैठे हैं वो। e की पावर x वाले दोनों ग्राफ क्लियर हैं? एक बार यस और नो में बोलें। यस सर। ठीक है ना? अब ये वाला बनाने की कोशिश करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x और फ्रैक्शनल पार्ट sin x।
वही माइनस पाई से 2 पाई में पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेंगे और फिर देखते हैं उसमें कैसे क्या बनाना। बनाया, चलो देखो कैसे बनेगा। खाता था कि तुमको नहीं पता मेरे 1800 काम एक डॉक्टर सुअर का दिल एक आदमी में लगाया, जरूर उस सुअर दुनिया में कोई सबको बच्चा गैलेक्सी टैब ए होगा, पैसा नहीं होगा उसके पास। पता नहीं, अरे भाई कौन है ये, अपना माइक तो अनम्यूट कर ले। सर गैलेक्सी टैब ए मेहनत लगा होगा डॉक्टर को सेट करने में कि कोनो सिम कार्ड नहीं है ना, ऐसे कि ऐसे घुसा देते से। अब होश आ गया दिखता है इसको कि हाँ माइक ऑन है। चलो इसी का बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। तो देखो अब अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बनाने जाओगे तो वो तो ऑब्वियसली किसके बीच में रहता है, -1 to 1। तो और तो कहीं कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन तो बस, क्योंकि -1 to 1 ही रहता है तो ऊपर नीचे तो कहीं जाता ही नहीं है। मान लो ये ग्राफ में बना लेता हूं, है ना, ये मैंने बना लिया 0 पाई और 2 पाई है। थोड़ा सा इधर भी बना लेता हूँ -पाई, ठीक है। अब बाकी कहीं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि दिख ही रहा है ना। जैसे यहाँ पे है तो चाहे तो थोड़ी बहुत बना लें वर्टिकल लाइन है, जहाँ जहाँ पे ग्राफ इसको टच कर रहा है तो यहाँ बना लें, यहाँ बना लें, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर तो कहीं बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2, 3 पे कहीं फंक्शन है ही नहीं, नीचे कहीं फंक्शन है ही नहीं। अब वही जो 0 से 1 के बीच का ग्राफ है उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करेगा, 0। तो ये जो 0 से 1 के बीच का ग्राफ है इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना करेगा, 0। बस एक जगह दिक्कत है, कहां पे, 1 पे, क्योंकि जब एग्जैक्ट 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको कितना रखेगा, 1।
एग्जैक्ट 1 को तो 1 ही रखेगा, 1 से जस्ट छोटे को 0 कर देगा, 1 से इधर जस्ट छोटे को 0 कर देगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 को तो कितना रखने वाला है 1। हम स्ट्रेट लाइन इधर ये जो -1 से 0 के बीच में है इसको कितना कर देगा -1, जो -1 से 0 के बीच में है इसको कितना कर देगा -1, 0 को एग्जैक्ट 0 रखेगा, फिर ऐसे ही इधर बन जाएगा, ये ग्राफ बनेगा इसका। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो इस तरह बनेगी, तो वही स्टेप ही ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो जो 0 से 1 है उसको 0 रखेगा, ये वाला ना। अरे तो इसमें तो कुछ समझना ही नहीं ना, अरे देना है 1 है ना ऊपर, भाई अगर ये ग्राफ ऊपर जा रहा होता तो वो 0 से 1 को 1 करता ना, 1 से 2 को 1 करता, ऊपर तो जा ही नहीं ना, तो जो 0 से 1 के बीच में उसको तो 0 करेगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रखता है ना भाई। ये नीला कलर यहाँ पे तो 1 ही ना, जैसे इधर तो ये 1 से छोटा है तो 0 कर दिया, 1 से छोटा है तो 0 कर दिया, लेकिन ये बीच में एक वैल्यू एग्जैक्ट 1 भी तो आ रही है तो उसको तो 1 ही रखेगा ना, चक्कर ये है ना। ये तो किसका बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का। अब मान लो फ्रैक्शनल पार्ट का बनाना है, फिर वही कॉन्सेप्ट तो वही रखेंगे अभी भी अपन। तो फिर बनाते हैं, देखो 0 पाई और 2 पाई, और ये माइनस पाई ले लेते हैं, माइनस पाई, ये वही 0 1 -1 और 1। फिर वही बात है कि जो 0 से 1 के बीच में है उसको तो फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज रखेगा, जो 0 से 1 के बीच में है उसको फ्रैक्शनल पार्ट एज इट इज रखेगा, पर जो एग्जैक्ट है यहाँ पे π/2 पे कितना हो जाएगा 0, जो 0 से 1 में है उसको तो एज इट इज रखेगा, ऐसे ही तो रखेगा 0 से 1 वाले को तो, लेकिन एग्जैक्ट 1 पे तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब जो -1 से 0 है ये कहाँ शिफ्ट होगा ऊपर, क्योंकि जो नीचे है उसको भी कहाँ बना देगा 0 से, तो बस सेम यही ग्राफ तुम्हारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऐसा का ऐसा ही। ये जो नीचे वाला था वो कहाँ शिफ्ट कर दिया ऊपर, ये हमें बस करना है और कुछ भी नहीं करना। जो 0 से 1 में था उसको एज इट इज रखा, जो नीचे था उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक ऐसा ही शिफ्टिंग ऊपर कर देंगे बस। ये भी शिफ्ट होके कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, ये भी शिफ्ट होके कहाँ बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, बस ये बन गया इसका। ब्लैक कलर वाला ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स का। हो गया, क्लियर है, जो घर बैठे उनको समझ में आ गया। चलो अब एक ग्राफ और तुम घर पे कोशिश करना, ये इससे भी थोड़ा सा टफ बनेगा, ये घर से बनाने की कोशिश करना, y=2, ताकि और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर और y=2 फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर, ये दोनों ग्राफ और जगह छोड़ दो थोड़ी सी, ताकि सारे ग्राफ ये एक साथ ही हो जाएंगे तुम्हारे, है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो बस। तो वही एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लेंगे, इसमें सारी लाइनें बनानी पड़ेगी, 1 वाली 2 वाली 3 वाली, क्योंकि ये ऊपर तक जाएगा ना, तो 1 2 3 4 3-4 लाइनें बना लेना, बस अपने को तो पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो 1 2 3 वाली सारी लाइनें बना लेना। तो इसका और बना के देखना, जगह छोड़ दो यहीं पे, है ना, तो मैं भी कल इसका यहीं पे, ताकि ये सारे इस तरह के ग्राफ एक ही तरह हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, फिर नहीं आएगा मैं वापस कल इसका भी बनाऊंगा, तो इसमें बहुत बड़ा नहीं है,
तो अपन कल इसका ग्राफ और बनाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स स्क्वायर। चलो इसके बाद आ जाते हैं क्लास नोट्स पे। क्लास नोट्स में बताओ, एक सवाल के शायद 2 पार्ट बाकी थे। हाँ चलो निकालता हूं मैं। फंक्शन तो देखो एपी वाले का तो उसमें आंसर आ रहा है 0 और 3/2, और एचपी वाले का आंसर आ रहा है -1 + 1/√2 और 1 + 1/√2 आ रहा है। ये दो आंसर आएंगे, -1 + 1/2 और 1 + 1/2। आया ये? एचपी का नहीं आया? अच्छा, जो घर बैठे हैं उनमें से किसी का एचपी वाले का आंसर आया? घर पे जो बच्चे हैं उनमें से किसी का एचपी वाले का आंसर आया? एचपी में 0 थोड़ी ना आता है। आ गया ना? बस तो ठीक है। हाँ 0 नहीं आएगा, 0 वाला आंसर एचपी में नहीं होगा ना, अपन ने जीपी में भी 0 को हटाया था, तो एचपी में भी 0 को हटाना पड़ेगा, है ना? ठीक है चलो, तो है ना। बाकी दोनों आंसर आ गए तुम्हारे? अच्छा, तो ग्रुप पे है तुम्हारा नाम, तो उस पे सॉल्यूशन भेज देना, ताकि जिन लोगों का नहीं आया वो मैच कर लेंगे, है ना? भेज दोगे? ठीक है, तो जिसका आ गया वो ग्रुप पे सॉल्यूशन भेज दे, ताकि जो बाकी है वो मैच कर लें उससे। आंसर 2 आ रहे हैं, -1 + 1/√2 और 1 + 1/√2। चलो ये हो गया। अब सवाल कहां तक कर लिए थे अपन ने? क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए थे? 9 तक हो गए थे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x - 2 फ्रैक्शनल पार्ट -2x = 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x - 2 फ्रैक्शनल पार्ट -2x = 1, है ना? अब इसको समझे। अब इस सवाल में 2 प्रॉब्लम है। अभी तक जो हम सबने सवाल किए, जो ये सवाल है उसमें कितनी प्रॉब्लम है? 2। एक तो इसमें x की जगह कितना आ रहा है? 2x। तो चलो इस प्रॉब्लम को तो मैं शॉर्ट आउट कर लेता हूँ, 2x की जगह कितना लेट कर लेता हूँ? t। तो मैंने 2x की जगह t लेट किया, तो एक काम तो ये खत्म हो गया भाई। मैंने 2x की जगह t लेट किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t -2 फ्रैक्शनल पार्ट -t = क्योंकि 2 को मैं बाहर तो ले नहीं सकता था, तो फिर मैंने एक समस्या का समाधान तो कर लिया कि 2x को कितना लेट कर लिया? t। एक प्रॉब्लम अभी और इस सवाल में है, क्या बताओ? एक और क्या प्रॉब्लम दिख रही है इसमें? माइनस। सवाल पहचानेंगे तभी सोल्व होगा, इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूं। एक और प्रॉब्लम जो इस सवाल में नजर आ रही है वो माइनस। और माइनस के लिए भी हमने फिक्स नियम बनाया है कि माइनस हमेशा क्या होगा? केस बना के रिमूव होगा। माइनस हमेशा क्या होगा? केस बना के रिमूव होगा। तो केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, जब t क्या हो? इंटीजर। और केस सेकंड, जब t क्या नहीं हो? इंटीजर। अब केस जहां भी मेरे मुंह से निकल जाए, केस का मतलब एक ही चीज होती है। जैसे हमने लॉग में सवाल किए होंगे केस बना के, मॉड में सवाल किए होंगे केस बना के। केस का मतलब है बेटा, केस के अंदर इंटरसेक्शन और केसों का यूनियन। केस के अंदर हमेशा क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन, एक यहाँ एक यहाँ, फिर अलग अलग जो आंसर निकलते हैं उन सबको यूनियन करके क्या लिखते हैं? इकट्ठा करके लिखते हैं। तो केस फर्स्ट ये मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं इक्वेशन 1 को सोल्व करता हूं, तो अगर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने? 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t = 1, तो t कहां से कहां तक बेटा? 1 से 2। लेकिन यहाँ तो t इंटीजर ही है, तो इंटीजर वैल्यू तो केवल एक आएगी, t बराबर क्या? 1।
दूसरे केस में मैं सोल्व करूं तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो रूल के हिसाब से ये क्या बनेगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। करेक्ट है। अब मैंने कहा अगर मुझे थोड़ा आसानी लिखना है तो आई और एफ डाल दूं इसकी जगह, क्या डाल दूं, आई और एफ। और काम क्या करना है, एफ को इन टर्म्स ऑफ क्या ले आना है, आई। एफ को इन टर्म्स ऑफ क्या ले आना है, आई। आई की वैल्यू डालूं, क्या क्या डाल सकते हैं, 0 डालूंगा तो 3/2 नहीं आएगी, 1 डाल दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 1 नहीं आएगी, 2 डाल देते हैं। अब अपने को सब डाल के देखने की जरूरत नहीं है ना, अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो 2 एक डालेंगे तो ये एफ कितना आएगा, 1/2। और 3 एक डालेंगे तो एफ कितना आएगा, 0। अच्छा ये 2 ये 1/2 तो टी कितना आएगा, 2 + 1/2 मतलब 5/2। और यहां से टी कितना आएगा, 3 + 0 बराबर 3। तो टी की दो वैल्यू आ गई बेटा, 5/2 और 3। ये 4 और ये 5, चारों 5 का इंटरसेक्शन लेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीजर नहीं होना चाहिए, 5/2। फाइनल आंसर लिखेंगे बेटा, केस फर्स्ट यूनियन केस सेकेंड। तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो वहां आई थी 1 और एक यहाँ आई 5/2। तो 2x बराबर 1 और 5/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और 5/4। दो आंसर आ गए अपने पास, 1/2 और 5/2। एक बार और समझा देता हूँ क्या मैंने किया भाई, चूंकि माइनस आ गया मतलब केस बनेंगे। वही दो केस, इंटीजर नॉन इंटीजर। इंटीजर था तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, केस के अंदर इंटरसेक्शन लिखे ये आंसर आ गया। इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट को लिखना है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट टी। तो वही है, वो आई और एफ वाला सवाल बन गया। एफ को इन टर्म्स ऑफ आई ले आया, आई की वैल्यू डाल दी, एफ निकल गया। लेकिन मुझे यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, लेकिन मैं किस केस में काम कर रहा हूँ, नॉट बिलोंग्स टू आई, इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो बस 5/2 वाली ले ली। टी की दो वैल्यू आ गई, एक्स की दो वैल्यू आ गई। नहीं तो भी दो केस बनते हैं, वही इंटीजर है इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर के लिए दोनों डिफाइन हो जाता है। हाँ हाँ, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना तो जो पूछ रहा है वो मैं नहीं समझ पाया। समझ गया मैं भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस हो, फ्रैक्शनल में माइनस हो, दोनों को रिमूव करने के दो ही केस बनते हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर। तो दोनों में होता है तब भी केस तो ये दोनों बनते हैं। इंटीजर के हिसाब से दोनों डिफाइन हो जाते हैं, फ्रैक्शनल के हिसाब से दोनों डिफाइन हो जाते हैं। लिख लिया, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो यार, बहुत धीरे धीरे लिखते हो। मतलब लिखने को धीरे धीरे लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक्टिव बनना है ना, तो लिखने की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा। कोशिश ये करो कि मेरे लिखने के साथ ही लिख लो, थोड़ा बहुत कुछ रह जाए तो उसके बाद लिख लो। हालांकि मतलब देखो ऐसा नहीं, मतलब मैं पढ़ाते वक्त ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ कि देखो जब तक मेरा पेन चलेगा तुम्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो पढ़ाने को मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ कि भाई देखो जब तक बेटा मैं लिख रहा हूँ तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, पहले आराम से समझो फिर आराम से लिखो, है ना। उससे तुम्हें खुशी मिल सकती है, लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल सकता। खुशी मिल सकती है, लेकिन ऐसी खुशी भी किस काम की जो फिर पूरा जीवन ही दुख में हो जाए।
है ना। तो उससे खुशी मिल सकती है, ऐसा लग सकता है सर बहुत बढ़िया है, पहले आराम से समझाते हैं, फिर आराम से लिखने का टाइम देते हैं, है ना। तो उससे खुशी हमें मिल सकती है, लेकिन जो चीज हमें चाहिए ना वो नहीं मिल सकती। उसके लिए लिखना, सोचना, समझना सब क्या करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा, एक साथ करना पड़ेगा ना। क्या करें उस, क्योंकि अब ऐसे थोड़ी ना है कि भाई पेपर हमें दे दिया जाएगा कि भाई ले जाओ घर पे, कल सोल्व करके जमा करा देना, ऐसे नहीं होगा। वहां बस वो 3 घंटे देगा और वो साल भर का पूरा निचोड़ उन्हीं 3 घंटों में ले लेगा। तो पेपर में सवाल भी पढ़ना भी पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ दिमाग में सोल्व भी होता रहेगा, और फटाफट हाथ पांव चला के उसको सोल्व कर लेंगे, है ना। तब कहीं जाके होगा। ऐसे थोड़ी ना कि पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर 2 मिनट रुक के सोच रहे हैं, अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अच्छा फिर कहानी बनी दिमाग में, फिर हाथ चल रहा है कि अच्छा चलो अब सोल्व करके देखते हैं। ऐसे नहीं होगा ना, सब एक साथ करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरत है कि अभी से हम अपने आप को इस तरह का बना लें। चलो इसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 3। हमें सोल्व करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 3। इसे सोल्व करना है। अब इस सवाल और पहले वाले सवाल में क्या समस्या है, मतलब ये उससे डिफरेंट है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि अभी तक जो हमने सवाल किए और अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं ये उससे डिफरेंट है क्या? नहीं नहीं, वो कोई डिफरेंस नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता था। इसमें और अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे उसमें क्या डिफरेंस था कि अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें या तो सब जगह x था या फिर सब जगह 2x था। तो सब जगह 2x था तो भी मैंने कितना ले लिया था t, और वो एक तरह से सब जगह क्या बन गया था x। लेकिन इस सवाल में डिफरेंस ये है कि एक जगह x है और एक जगह 2x। पहले सवाल में अंतर समझ में आना चाहिए, सवाल तब जाके फिर सोल्व होने की बात होती है ना। तो ये सवाल बाकियों से अलग है क्योंकि इसमें एक जगह वेरिएबल क्या है x और एक जगह वेरिएबल क्या है 2x, और ये 2 बाहर आ नहीं सकता, और अब 2x को भी t नहीं ले सकता क्योंकि अगर इसको t ले लूंगा तो ये t/2 बन जाएगा। तो समस्या वहां की वहीं रहनी है, सोल्व नहीं होनी है। तो अब चूंकि सवाल थोड़ा सा अलग, तो हम सोल्व करने का तरीके भी दो समझते हैं। एक तो मैं इसको किससे सोल्व करता हूँ, ग्राफ से। एक तो मैं इसको किससे सोल्व कर रहा हूँ, ग्राफ से। अब ग्राफ से इसे मुझे सोल्व करना है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2x इक्वल्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। लिख सकता हूँ 2x माइनस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मैं दो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। पहला ग्राफ तो मैं बनाने जा रहा हूँ कौन सा, y इक्वल्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कौन सा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, y इक्वल्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब देखो ध्यान से, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 ले लिया। अगर x 0 से 1 है, अगर x 0 से 1 है तो तुम बता सकते हो y कहां से कहां तक जाएगा। अगर x 0 से 1 ले लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी ना भाई। x 0 से 1 है तो ये कितना हुआ 0, तो y कितना आएगा 3। तो अगर x 0 से 1 है तो y कितना आ गया 3, y कितना आ गया 3। अगर x 1 से 2 है तो y 2 होगा, y कितना होगा 2 होगा, y कितना होगा 2 होगा। अगर x 2 से 3 है y 1 होगा, y कितना होगा 1 होगा। मैं थोड़ा सा ऊपर बना दूं इसको, y कितना होगा 1 होगा। ठीक है चलो। अगर x -1 से 0 है तो ये 4 होगा, ये कितना होगा 4 होगा। ये तुम्हारा किसका ग्राफ बना, y इक्वल्स टू 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये समझ में आता है सबको, आता है। चलो अब मैं अगला ग्राफ बनाने जा रहा हूं किसका, इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। अब चूंकि ये 2x आ गया तो ये हाफ हाफ पे अपनी वैल्यू चेंज करेगा। अगर x 0 से हाफ गया तो ये 0 होगा,
अगर x 0 से हाफ गया तो ये कितना होगा? तो फोकस नहीं मिला तुमको, फोकस नहीं होगा। अगर x हाफ से 1 गया तो ये कितना होगा? 1 होगा। ये कितना होगा? 1 होगा। ये बात समझ में आती है? नहीं आती हो तो बोल देना, मैं 2 स्टेप ज्यादा भी लिख दूंगा, लेकिन मैं जब सवाल सोल्व कराता हूं मैं कोशिश करता हूं कि स्टेप कम से कम लिखो। स्टेप ज्यादा मैं कभी भी लिख दूंगा, लेकिन क्या है कि दिमाग है ना, जितना ज्यादा हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे ना, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। ये स्टेप समझ में आई? ये जो मैं ब्लैक कलर का ग्राफ बना रहा हूं, अगर x 1 से 3/2 गया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2। सबको समझ में आ रही है ये बात? जो ब्लैक कलर का ग्राफ बन रहा है, यहाँ जितने भी बैठे हैं, घर पे जितने भी बैठे हैं, यस सर, यस सर, यस सर। किसी को दिक्कत हो तो अपन स्टेप 2 ज्यादा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ नहीं देख पा रहे, तो ये मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर x 0 से कहां तक गया? हाफ तक। तो 2x कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x कितना होगा? 0। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर x कहां से कहां गया? हाफ से 1। तो 2x कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x कितना होगा? 1। ये मैं बोल रहा हूं, है ना? तो फिर 0 वाली लाइन, 1 वाली लाइन, है ना? लेकिन हमें ये सब चीज ऑब्जर्व करनी है ना। चलो फिर 3/2 से 2 गया तो ये कितना हो जाएगा? 3। 3/2 से गया तो 3। 2 से 5/2 गया तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 4। ये अपने पास ब्लैक कलर वाला ग्राफ किसका बन गया? इसका। अब मैं क्या चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों बराबर हों। तो क्या तुम देख सकते हो नीला वाला और काला वाला ग्राफ कहाँ पे बराबर आ रहा है? अगर तुम देखोगे तो 1 से 3/2 तक ये ओवरलैप कर रहा है। 1 से 3/2 तक ये ओवरलैप कर रहा है। देखो 1 से पहले नीले वाला ऊपर है, काला वाला नीचे है। 3/2 के बाद काला वाला ऊपर हो गया, नीले वाला नीचे हो गया। बराबर दोनों कहाँ पे हैं? 1 से 3/2 तक। 1 से 3/2, 1 पे क्लोज और 3/2 पे ओपन। तो आंसर आ गया इसका कहां से कहां था? 1 से 3/2। ये मैंने इसको किससे सोल्व किया? ग्राफ से। ये मैंने इसको किससे सोल्व किया? ग्राफ से। अब देखो, मैंने कहा ना हमारे बीच बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। निश्चित राम, है ना, ये लिख रहा है विदाउट ग्राफ कैसे होगा। बहुत टैलेंटेड बच्चा है। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि हमें सीखने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है? पेशेंस। बोर्ड पे लिखा हुआ है मेथड फर्स्ट, इसका मतलब मेथड सेकंड भी आने वाला होगा। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने नहीं लिखा, और कोई है? कमाल है यार, जो लिखा हुआ है उसके ऊपर से नाम बोल रहा हूं। वो कह रहा है सर मैंने नहीं लिखा, कोई और है, और लिखा हुआ तो उसी के ऊपर है, उसी के नीचे उसी का मैं। अच्छा, 2 नाम भी होते हैं? नहीं, लेकिन 2 नाम हो रहे हैं तो फिर मैसेज तो वहीं पे आया उसका, अब एक अलग आया है मेरे नाम से। अच्छा, नहीं तो पहले वाले के नीचे ही तो लिखा है जैसे। भाई जिस 2 नाम होंगे तो दोनों के मैसेज अलग अलग आएंगे ना, वो लिखेंगे तो।
जो लिखेगा, जिसने पहले ये लिखा था बिना ग्राफ के कैसे होगा, उसी के नीचे ये लिखा हुआ है कि सर मैंने नहीं लिखा। अभी एक दूसरा मैसेज तो अब आया है मेरे नाम से, नहीं सेम नाम होते हैं वो तो बढ़िया बात है, लेकिन जो लिखेगा मैसेज तो उसी के नीचे आएगा भाई। दो सेम नाम के हैं तो दोनों लिखेंगे तो दोनों के अलग अलग आएंगे मैसेज, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना तो मुझे भी पता है। अब एक बच्चा यहाँ ऑफलाइन में यूं इशारा, मैं तुम्हें इशारा करके समझाता हूँ, एक बच्चा यूं इशारा करके कह रहा है अरे सर छोड़ो इनको, मतलब तुम लोगों के लिए जो घर बैठे हैं उनके लिए इस तरह का इशारा कर रहा है ना, इस तरह का। ये ऑफलाइन वाला बच्चा एक कर रहा था। अब ये क्या जाने ऑनलाइन वालों का दर्द है ना। चलो लिख लिया ये। अब देखो, अब हम एक दूसरे तरीके से करते हैं इसको, है ना, ये हमने कर लिया और अब हम इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं। चलो एक दूसरे तरीके से इसको करते हैं। तो अगर ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू 3, तो मैं क्या करता हूँ, x की जगह कितना पुट कर देता हूँ, i प्लस f, है ना। x की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, i प्लस f, जो भी छोटी होती है ना, जैसे x से 2x, तो x छोटा है तो x की जगह मैंने कितना ले लिया, i प्लस f। तो ये कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2f, ये तो i बन जाएगा इक्वल्स टू 3, इसमें से 2i बाहर आ जाएगा तो एक इक्वेशन आ जाएगी 3i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2f इक्वल्स टू 3, ये एक इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। अब मुझे इसको सोल्व करना है, तो वही ये 2f आ गया, 2f आ गया तो मतलब इसके दो टुकड़े होंगे, 0 से हाफ, हाफ से 1, 0 से हाफ, हाफ से 1, क्योंकि ये वैल्यू चेंज करेगा ना। आप ऐसे समझो कि भाई जैसे हाफ हुआ तो हाफ पे ये एग्जैक्ट कितना बन जाएगा, 1, तो हाफ से छोटा होता है 1 से छोटा होगा, 1 से छोटे पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, और 1 से जस्ट बड़े के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसके दो टुकड़े होना तय है। तो हम दो केस बना रहे हैं, केस फर्स्ट जब f क्या हो 0 से हाफ, और केस सेकंड जब f क्या हो हाफ से 1। और थोड़ा सा समझे, जैसे यहाँ पे 3f आ जाता तो इसके तीन टुकड़े होते, 0 से 1/3, 1/3 से 2/3 और 2/3 से 1। समझ आती है बात। 2f है तो दो टुकड़े, 0 से 1/2, 1/2 से 1। 3f होता तो तीन टुकड़े, 0 से 1/3, 1/3 से 2/3 और 2/3 से 1। अब इस केस में वही हम इक्वेशन 1 से बात करें तो ये तो 3i है ही सही, 2f इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 2f कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1, 0 से 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। i बराबर कितना आ गया, अब i बराबर 3 है, f 0 से f है, तो इन दोनों को ऐड करूं मैं, देखो देखिए f अगर मैं कह रहा हूं कि 0 से f है तो i प्लस f कहां से कहां तक जाएगा, 0 प्लस 3 से लेके कितना, 1 आ गया, तो 0 प्लस 1 से लेके कहां तक जाएगा, हाफ प्लस 1, 0 प्लस 1 से लेके कहां तक चल जाएगा, हाफ प्लस 1। तो जो x से मेरा कहां से कहां तक जाएगा, 1 से 3/2, ये आंसर आ गया इस केस में। और अगर यहाँ की बात करूं तो फिर देखो इक्वेशन 1 से अभी मैं रिपीट करूंगा दोबारा, ये हो जाएगा 3i, ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3, तो i कितना हो जाएगा 2/3, ये तो हो ही नहीं सकता, इंटीजर है ना, इंटीजर 2/3 हो ही नहीं सकता। तो क्या किया मैंने, दो केस बनाया, f 0 to हाफ, हाफ से 1। 0 से हाफ में 2 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, तो i 1 आ गया। अब देखो हमें तो x चाहिए, x तो i प्लस f होता है, तो अगर f यहां से यहां तक जा रहा है तो i प्लस f कितना होगा, i की वैल्यू 1 डाली तो 1 से 3/2 हो गया। इस केस में हम निकाल रहे हैं तो ये 2/3 आ गया, तो इंटीजर हो ही नहीं सकता, तो पूरा केस ही रिजेक्ट हो गया। तो बस यही आंसर आ गया 1 से 3/2। कौन सा आंसर आ गया, 1 से 3/2। अच्छा, अब ये दो मेथड हमने सीखे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी एक को अपना लें, हमें दोनों अपनाने हैं।
क्योंकि सवाल वाला जब सवाल बनाता है तो कौन सा मेथड आसान बैठेगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। तो हमें क्या है कि आसान सब आना चाहिए, आसान सब आना चाहिए। लिख लिया? अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हमें दोनों चीजें क्यों आनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन लिखे हैं को। अब मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वलिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x लेस देन 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फाइंड solution of inequality greatest integer 2x less than a 3 minus greatest integer x। मान लो मैंने सवाल पूछ लिया होता है ये greatest integer 2x less than है 3 minus greatest integer x। अब अगर मेरा सवाल ये होता तो समझे, अगर मैं इस मेथड से जाता सोल्व तो होता लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सोचो जब मैं इक्वेशन सोल्व कर रहा हूं तो ये स्थिति है, जब मैं इनइक्वालिटी सोल्व करूंगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करता तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे थोड़ा ज्यादा टिपिकल मिलती। लेकिन अगर मैं ग्राफ से जाऊं तो मैं देखूं ये चीज के लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए मुझे सिर्फ क्या देखने की जरूरत है कि कहां पे ये चीज बड़ी है, ये चीज मतलब नीला वाला ग्राफ। तो मैं बड़ी आसानी से देख सकता हूं कि नीला वाला ग्राफ कब तक बड़ा है। अगर मैं देख रहा हूं कि x 1 से छोटा है तो नीला वाला ग्राफ हमेशा कहां रहेगा, ऊपर। तो बस मेरा आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1। ये आंसर आ गया, मुझे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसने इनइक्वालिटी पूछा तो मैंने ये देख लिया भाई यही तो है कि ये बड़ा चाहिए और ये छोटा चाहिए। तो ये बड़ा कब है, तो ये क्या बनाया, नीले कलर वाला ग्राफ कब पड़ा है भाई। देखो 1 से पहले नीला ऊपर से आ रहा है, इधर से काला इधर से आ रहा है। 1 से 3/2 में दोनों क्या हो गए, बराबर। फिर 3/2 के बाद काला वाला ऊपर जाने लग गया और नीला वाला नीचे जाने लग गया। तो अगर उसने सवाल ये पूछा तो ग्राफ से मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, जो इक्वेशन के एफर्ट्स वही इनइक्वालिटी के एफर्ट्स। सवाल लिखो, आंसर लिखो, फिर अगला सवाल लिखेंगे। लेकिन अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1/2 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus 1/2 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अब मुझे सेकंड मेथड पे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि सोचो अब 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गए। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। अब 3 ग्राफ कैसे ऑब्जर्व करूंगा, नहीं कर सकता। और या फिर अगर मैं बनाऊं तो इसका बनाऊंगा और इन दोनों का इकट्ठा ग्राफ बनाऊं, वो भी कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, वो भी इतना आसान नहीं पड़ेगा। तो अब इसको बिना ग्राफिकल करना ज्यादा आसान होगा। चलो इसको करता हूं मैं बिना ग्राफ से, ताकि दोनों तरीके से दोनों चीजें समझ आएगी। अब इसको मैं ग्राफ से नहीं करूंगा क्योंकि 3 अलग अलग है, कहां तक बनाने बैठेंगे, नहीं होगा। तो चीजें हमें सारी आनी चाहिए, है ना। अब मान लो इसको करूंगा तो कैसे करूंगा, अब वही इसको तो ऐसे करूंगा, मैं लेट कर लूंगा कितना, उधर एक तो x i प्लस एफ, है ना। सबसे छोटा x/2 ही तो होगा। तो x/2 को कितना ले लिया, i प्लस एफ, और x/2 को i प्लस एफ ले लिया। इक्वेशन क्या बन जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस एफ, और ये कितना हो जाएगा i प्लस एफ प्लस 1/2
और ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2i प्लस 2f हो गया ना। x की वैल्यू डाल दी अपन ने, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i प्लस 2f। अब देखो ये तो हो गया i, ये इसमें से i बाहर तो अंदर कितना हो जाएगा f प्लस 1/2, और ये इसमें से 2i बाहर तो कितना हो जाएगा 2f। ये 2i तो कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बन गई f प्लस 1/2 से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2f। अब इसको सोल्व करना है। बात समझ में आती है। अब वही दो केस बनाने पड़ेंगे क्योंकि 2 वाला मैटर है, तो केस फर्स्ट मैंने बना दिया f 0 से 1/2, और केस सेकंड मैंने बना दिया f 1/2 से 1। अब तुम लिख सकते हो क्या वैल्यू बन रही है इसकी, देखा लिखने की कोशिश करो। इक्वेशन 2 में क्या वैल्यू बन रही है भाई, कांस्टेंट वैल्यू बनेगी इसकी। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा अपनी वैल्यू क्या बनाता है, कांस्टेंट। देखा लिखने की कोशिश करो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, अगर या मैं लिखता हूं तुम समझने की कोशिश करो क्या है। अब अगर इक्वेशन 2 की बात करें तो 0 से हाफ ये जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी 0 और ये वाली वैल्यू भी 0 हो। नहीं आया तो मैं एक स्टेप ज्यादा लिख सकता हूं, लिखूं क्या लिखूं, स्टेप तो कुछ है ही नहीं इसके बीच। अच्छा गेट मत लगाओ यार, गेट तो खुला हुआ रखो मेरा। गेट लगाने की पूछ रहे हो क्या, तो अपना वाला लगा लो ना वाला गेट। नहीं है इसको खुला ही रखो यार, फिर वेंटिलेशन की दिक्कत है। वो दूध वाला लगा लो ना वो वाला, उसको लगाने के बाद भी आ रही है मेरी आवाज। कमाल हो रखा है यार, मेरे बच्चे कह रहे हैं किसी और की आवाज आ रही है, किसी और के बच्चे कह रहे हैं मेरी आवाज आ रही है। अरे सर एक्चुअली वो क्या है कि मार्क्स वार्क्स से लगाते नहीं इसलिए खुला रखता हूँ मैं गेट। अच्छा मेरी तो आपका गेट लगाने के बाद भी मेरी आवाज जा रही है। अच्छा तो लगा दो फिर, कोई बात नहीं, फिर क्या करें। मैं तो क्या आजकल का खुला इसलिए रख के पढ़ाता हूँ। हाँ ले लो। चलो अच्छा अभी अपन इसको समझ रहे थे 0 और 0 को, तो आया कुछ नहीं आया। कितने जनों को आ गया, हाथ खड़ा करें। अच्छा कम जनों को आया है। अरे भाई f 0 से हाफ जा रहा है तो f प्लस हाफ कहां से कहां तक जाएगा। अगर f 0 से हाफ जा रहा है तो f प्लस हाफ कहां से कहां तक जाएगा, हाफ से 1, और हाफ से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0। और अगर f 0 से हाफ जा रहा है तो 2f कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1, और 0 से 1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 0। आ जाएगा। ऐसे अगर ये हाफ से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 से 3/2 तो 1, और ये भी कितना होगा 1। तो ये तो दोनों ट्रू स्टेटमेंट बन गए, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। और इसका मतलब तो f कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से 1 कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं है। और f अगर 0 से 1 जाएगा तो x बिलोंग्स टू कितना होगा r। f 0 to 1 जाएगा तो x बिलोंग्स टू कितना होगा r। होगा। अच्छा ये वाला f, जैसे ये यहां गया ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर f होगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर f कितना होगा 0, f तो 0 to 1 है। देखो समझना नहीं आता, कॉपी में हम लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, समझ में तब आएगा जब पहले कॉपी में लिखोगे। इसको क्या लिखोगे, लिखो अपनी कॉपी में। एक्चुअली क्या है कि देखो सेलेक्ट होना है तो एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, एक्टिव होना पड़ेगा। मैं 2 स्टेप ज्यादा इसलिए नहीं लिखता कि भाई थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज हो। क्या लिखोगे इसको, इस स्टेप को,
ग्रेटेस्ट इंटीजर आई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ कितना होगा, तो क्या बचा, यही तो बचा, नहीं बचा। या ऐसे समझो, ये इसका क्या है आई प्लस एफ, तो इसका इंटीग्रल पार्ट आई तो होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, आई तो होगा, नहीं होगा, आई होगा। चलो हो गया, तो ये दोनों केस ट्रू बन गए, तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया r, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आ गया, x बिलोंग्स टू r। ठीक, लिख लो फटाफट। लिख लिया। चलो, अब ये जो अभी हमने सवाल सोल्व किया, इसको चाहे तो हम एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, ये एक रिजल्ट भी होता है। और रिजल्ट क्या होता है ये वो देखें, रिजल्ट होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 0 अपॉन n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 अपॉन n, ऐसे चलते चलते ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1 अपॉन n इक्वल्स टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। एज ए रिजल्ट भी हम इसको काम में ले सकते हैं। ये है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखा मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 0 अपॉन n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 अपॉन n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 अपॉन n, ऐसे चलते चलते ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1 अपॉन n, ये किसके बराबर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर। ये किसके बराबर होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर। ये इसका एक पर्टिकुलर केस है, जैसे x की वैल्यू कितनी डाल दी, 2, तो ये बन जाएगा x बाई 2 x प्लस 1 बाई 2, दो ही तो टर्म आएगी, दो वैल्यू डालेंगे तो अपन। अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूंगा, n की वैल्यू 2 ले लूंगा तो ये दो टर्म आएगी, और इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और समझो, इसी चीज को लिखने वाला ऐसे भी लिख सकता है, यही चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाय n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बाय n से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1 अपॉन n इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n x। ये और ये एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है। सर हाँ सर, इसमें n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर, ये x बिलोंग्स टू n लिखा है। फिर कुछ भी सर, कैसे n की हो वैल्यू सकता है, मैंने गलत लिख दिया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल, x तो वेरिएबल है ना, x से हमें कोई दिक्कत नहीं, x तो वेरिएबल है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये दोनों एक ही चीज है, समझ में आता है, सबको समझ में आता है। मैं ये लिखूं एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 बाई 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 बाई 3 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, ये इसका मतलब है। दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, ये इसका मतलब। क्या कुछ नहीं है तो बोलो, मैं बताऊंगा। ये दोनों एक ही चीज है ऐसे, इसको प्रूव किया ना अपन ने, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हो गया, इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी। किससे, तो वो नेचुरल नंबर वहां पे 2 था, यहाँ पे नेचुरल नंबर 3 है,
कभी 4 होगा, कभी 5 होगा। वो आया ना वहां पे 2 के लिए एक्स प्रूव नहीं किया गया, किया प्रूव। मैं तो पहले ही कह रहा था, मैं तो 4 4 बार पूछ रहा था कि आधो को यही नहीं समझ। मैंने पूछा कि भाई ये और ये एक ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं पूछा 4 4 बार, पूछा है यार। मैं तो बार बार पूछता हूँ भाई, इस बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं ऐसा इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे पता है हम इसका ये भी लिखते हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए पूछ रहा था मैं तो 4 बार कि भाई ये बहुत आसान है, दोनों एक ही चीज है। देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है x, ये क्या लिखा हुआ है nx। मतलब इस फॉर्मूले में x की जगह nx डालू तो ये आ जाएगा, खत्म। देखो x की जगह nx डालो ये आएगा, 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 आएगा, बस आएगा। चलो एक और सवाल करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फाइंड number of solution of equation greatest integer sin x plus cos x equals to 0. Find number of solution of equation greatest integer sin x plus cos x equals to 0. Find number of solution of equation greatest integer sin x plus cos x equals to 0. अब एक बात कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखें कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर कहीं पे पूछे तो हम ग्राफ का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछना और सॉल्यूशन पूछना तो अलग अलग चीज है। सॉल्यूशन पूछना मतलब हमें x की वैल्यू निकाल के देनी पड़ेगी, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछना मतलब हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, कहां कहां पे कट होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए एक आसान तरीका हमारे पास होता है कि हम क्या निकाल लें, ग्राफ बना लें। तो अब इसमें मैं दो चीजों का ग्राफ बना लूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। क्या दोनों ग्राफ बनाने तुम्हें आते हैं? भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का अपन जानते ही हैं, आज बनाया है, और कॉस एक्स का पता है तो माइनस कॉस एक्स का पता है। चलो बना के देखो, बनाओ, कितने सॉल्यूशन आते हैं देखना है तुम्हें, है ना? बना के देखो कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं या नहीं आ सकते। प्लस ऑफ नहीं ना, यू को लिख नहीं है ना। अच्छा, और अगर मैं इस एफ को लिखूं 1/+ ऑफ एफ, तो कोई दिक्कत है तुम्हें? वही सेम ही है ना, है कि नहीं? है ना? वो सब हटा दो, है कि नहीं? तो इसमें से क्या हटाना है मुझे? एक प्लस को हटाना है, देखो वहां तो क्या बच गया बोलो, 1/b। इसमें से क्या हटाना है तुमको? एक माइनस हटाना है ना, हटा लो एक माइनस, तो 1/-u। इसमें से क्या हटाना है तुमको, क्या बचेगा बोलो? तो ये फार्मूला जो होना चाहिए वो जनरल फार्मूला है, बोल बेटा, है ना? तो हम कहेंगे अब ये जनरल फार्मूले में हाँ भाई बना क्या कुछ? यस सर। अच्छा, घर बैठे वालों का बन गया बड़ी जल्दी। हाँ तो आंसर बता दो क्या आ रहा है। सर मेरा तो नो सॉल्यूशन है अच्छा, मेरे से मतलब कौन? सर, अग्रिम। अच्छा,
चलो मैं बताता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाना ना, तो अभी भी बनाया अपन ने थोड़ी देर पहले ही। 0 पाई 2 पाई, ये पाई बाई 2, ये माइनस पाई, थोड़ा सा बना लेते हैं। ये 0 से पाई तक 0 रहा था, है ना, बीच में ये ओपन हो गया था, एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे 1 हो गया था, ऐसे ही बना था। फिर पाई से 2 पाई तक ये -1 रहा था, है ना, यहाँ ओपन था, एग्जैक्ट 2 पाई पे आ गया। इसी तरह यहाँ भी माइनस पाई से इधर तक ये आ गया था, ये ग्राफ बना था, ठीक है। ये ग्राफ बना था, ये ग्राफ था ब्लैक कलर वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स। अब दूसरा एक ग्राफ बनाना है मुझे y इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स का। तो कॉस एक्स वाला जैसे ये ऊपर बनता है, तो उसकी जगह कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। अब आप समझो नीचे बनेगा तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। तो इसमें एक्चुअली में होगा क्या कि जहां पे ये मिलना था ना, वहां पे वो ब्लैक वाला डिफाइन नहीं हो रहा। ये किसका ग्राफ बनाया, माइनस कॉस एक्स का। जैसे यहां मिलना था तो यहाँ ये ऊपर डिफाइन हो रहा है, यहां मिलना था यहाँ ये फिर ऊपर डिफाइन हो रहा है, यहां मिलना था यहाँ फिर ये ऊपर डिफाइन हो रहा है। तो जहां मिलना था वहां मिला नहीं, और जहां मिलना था वहां नहीं मिला, तो फिर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन इसका नहीं है। हम्म, कौन सा, अरे ये मैंने गलत बना दिया इंटरवल, क्या ये तो यहीं से निकल जाएगा बीच में से ही, ये तो यहीं से निकलेगा ना, ये तो ऊपर जाएगा यहाँ पे माइनस पाई पे, यहाँ पाई बाई 2 से निकल जाएगा ना, पाई बाई 2 पे 0 हो जाएगा। हो गया, बना लिया ग्राफ, सबको समझ में आता है ये, जितने भी जने यहाँ बैठे हैं। अच्छा जो घर बैठे हैं उनको भी सबको आता है समझ में, यस सर। ठीक है। अब समझो मेरी बात को। ये सवाल हमने कर लिया, अब मैं कुछ सवाल और बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मैं कुछ सवाल और बोर्ड पे लिख रहा हूँ, थोड़े से हैवी सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ग्रेटेस्ट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 cos x इक्वल्स टू -3। x बिलोंग्स टू आपका है 0 से 2 पाई। एक और सवाल लिखते हैं, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 बाय x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 बाय x इक्वल्स टू 5। फिर एक और सवाल लिखते हैं, एक और सवाल कुछ लिखते हैं, फाइंड number of solution of equation, find number of solution equation greatest integer 2x plus 1 by 3 plus greatest integer 4x plus 5 by 6 equals to 3x minus 1 upon 2। तीन सवाल मैंने लिखे हैं,
Find solution of equation greatest integer sin x plus greatest integer 2 cos x equals to minus 3x 0 से 2 pi. Find solution of equation greatest integer 3x plus greatest integer 4x equals to 5. Find number of solution of equation greatest integer 2x plus 1 by 3 greatest integer 4x plus 5 upon 6 equals to 3x minus 1. अब मेरी बात को ध्यान से सुने, ये सब सवाल टफ है ना? इनके आने नहीं आने से सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके आने और नहीं आने से सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। आसान मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्या मैं बोल रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सिलेक्शन के लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। और आसान का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 to 10। रिवाइज करने लायक चीज क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। 2000 रैंक के लिए कितना आना जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। एक बच्चा कुछ ज्ञान बांट रहा है बीच में। सर आपकी ये बातें अपने आप में ही मोटिवेशन है। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूं, देखो ये एक्चुअली ये जो पढ़ा रहे हैं ना, अब जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि भाई हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जिनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो टॉप 100 में भी रैंक ला सकते हैं। वो किसमें रैंक ला सकते हैं? टॉप 100 में भी रैंक ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें 2000 रैंक की बात करें तो उसके लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। उसके लिए सिर्फ क्या आना जरूरी है? आसान। मतलब मैं ये बार बार हर चीज पढ़ाते वक्त जोर इसलिए देता हूं क्योंकि बच्चा क्या होता है, वो ना समझ होता है। अब जैसे मान लो ये नहीं आया, अब वो इन्हीं को समझने में लग रहा है, परेशान हो रहा है, लगे जा रहा है। अरे ये समझ में नहीं आया, उसको कुछ नहीं जाना, लेकिन 1 to 10 अगर उसने 2 बार रिवाइज नहीं की तो उसका नुकसान ज्यादा होने वाला है। अरे बेटा क्लास नोट्स का 1 to 10 भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में हमें क्या आना जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। उसके बाद का जो चीज है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे चला गया। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम पहले 1 से 10 को अच्छे से सीख लें। वो अगर हम सीख लिया, उसकी 2 बार प्रैक्टिस करें, उसकी 3 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो चीज भी सीख लिया तो वो क्या है? उपलब्धि। वो भी सीख लिया तो वो क्या है? उपलब्धि। अब हम तो तुम्हें सिखाने को सिखा देंगे, जैसे मैं बोला देखो ये इसका ग्राफ, ये यहाँ कट कर रहा है और ये हो रहा है, ये वो है, मतलब जन्नत में ले जाने हैं तुम्हें। देखो वो स्वर्ग है और वहां ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब हम पढ़ा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा रहे हैं तो हमें उस ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी वो ले जाना पड़ेगा वहां तक। वो देखो वो जा रहा है और ये देखो इसका ग्राफ बन रहा है, देखो ये रिजल्ट बन रहा है और इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे जब हम मोड पढ़ा रहे थे तो मोड में जाने कहाँ ले जा रहे थे, देखो ये इनइक्वलिटी, ये मोड में मोड, और फिर देखो मोड के अंदर भी मोड है ना, और दुनिया जहान का पढ़ा दिया बच्चे को, बस मोड ही मोड। और फिर जब बच्चा 12th में आया तो उसको यही नहीं पता रहे क्या, उन्होंने कहा अच्छा √x² भी मोड x होता है क्या? वो तो अभी तक वही चला रहा है कि √x² कितना होता है? +-x। जबकि मोड x की डेफिनेशन ही कहां से शुरू होती है कि बेटा √x² कितना होता है? मोड x। और हमने बता दिया उसको, न जाने क्या कहा, बेटा देखो ये भी होता है और ये भी होता है। फिर वो इनइक्वलिटी और पढ़ाई, मोड a प्लस मोड b ग्रेटर देन इक्वल है कितना? मोड a प्लस b। उसमें प्लस वाली बता रहे हैं, माइनस वाली बता रहे हैं, फिर ग्राफ की शिफ्टिंग बता रहे हैं, और बस बताए जा रहे हैं और बच्चा भी सीखे जा रहा है। रिवाइज करने का कुछ ना आता ना पता। तो इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा सेग्रीगेट करके पढ़ाता हूं। मैंने तुम्हें रिलेशन बताया तो बताया कि भाई कहां तक का हमें मेंस और एडवांस सबके लिए जरूरी है और उसके आगे का कहां हमारे लिए जरूरी नहीं है। पढ़ाऊंगा मैं सब, है ना, डिस्कस में सब करूंगा, 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर बच्चे को 2000 रैंक चाहिए तो उसके लिए क्लास नोट्स और सिर्फ क्या आना जरूरी है?
exercise 1. It is more than sufficient in under 2000 rank in advanced and 500 rank in mains. बशर्ते वो हमें याद हो कि हमने क्या क्या किया है, वो हमें याद हो कि हमने क्या क्या किया है। और विडंबना यही है कि इतना सारा पढ़ाने के बाद भी हम ये याद नहीं रख पाते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। और वो याद कब रख पाएंगे? जब रिवीजन प्रॉपर्ली करेंगे, है ना। तो मैं कल इन तीनों सवालों को डिस्कस करूंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि तीनों को हम समझेंगे, मैं एक करके इन तीनों को भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सिलेक्शन के लिए सिर्फ कहां तक सीख लिया हमने? 1 to 10 बहुत है। कहां तक सीख लिया? 1 to 10। मतलब तुमने अगर 1 से 10 की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली और वो तुम सीख गए तो बहुत है। ठीक, बस आज यहीं तक रखेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एक साथ, है ना। चलो होमवर्क में थोड़ा सा और देंगे, है ना। शीट में हम करेंगे, शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट C1 C2 C3। शीट एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट C1 C2 C3, है ना। शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट C1 C2 C3। क्या चीज? फर्स्ट वाले का आंसर तुम भी ये जबरदस्ती अभी ट्राई करने बैठ गए। अरे ये तो इसलिए लिखा दिए, अब जैसे मान लो ये सवाल है, अब जैसे मान लो रात को 10-11 बज गई, किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो इसको करने लग जाए, अपने आप नींद आने लग जाएगी। है ना भाई, अब 10-11 है, नींद नहीं आ रही है तो इस सवाल को लेके बैठ जाओ। थोड़ी देर में तुम्हें महसूस हो जाएगा कि यार नींद आ रही है, सो लेते हैं, सुबह कर लेंगे। तो ये तो इसलिए कि भाई अब बच्चों को 10-11 बजे नींद ही नहीं आ रही तो इस सवाल को लेके बैठ जाओ। भाई अगर किसी का टाइम पास नहीं हो रहा है, इस सवाल को लेके बैठ जाओ। नींद नहीं आ रही है, सवाल को लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर सोल्व करोगे, अपने आप अनुभव करोगे कि थकान सी महसूस हो रही है, थोड़ी देर सो लेते हैं तो वो नींद रिलैक्स आने लग जाएगी, है ना। चलो तो ठीक है, यहीं तक है। शीट का होमवर्क मैंने दे दिया, क्या करके आना है? C1 C2 C3। चलो बाकी फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके। ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। इसका मतलब क्या साबित हो गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों में से क्या होंगे? फोकस के एक ही तरफ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट इस तरफ और इमेज फोकस के उस तरफ, है ना। जब भी बनेंगे दोनों फोकस के एक ही तरफ होंगे, है ना। कहाँ है फोकस बताओ? फोकस का पॉइंट देखो एक बार और बताओ, इस बाईं तरफ की दाईं तरफ?